हेलो एवरीवन। बेटे आज लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का। ऑलराइट, इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स पढ़े हैं जिसमें उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट टेक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं किसी भी न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस की भी डिटेल देखी। आज एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया था टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। उस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑलराइट बेटे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में जब हम चीजें पढ़ते हैं तो कोई भी जब नया प्लांट और एनिमल की स्पीसीज हम डिस्कवर करते हैं तो उसको उसके स्पेसिफिक ग्रुप में रखने के लिए हमें 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स को देखना पड़ता है। हम पहले 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स को देखेंगे और फिर दो किसी भी स्पीसीज का कंपैरिजन करेंगे उनकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बेटे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स क्या होता है, ठीक है बेटा। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स होते हैं। इनमें कितने ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स होते हैं? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स। अब इन 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स को हम एक एक करके समझेंगे और फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किंगडम, फिर बेटे यहाँ फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में क्या? स्पीसीज। अब ये जो 7 कैरेक्टर्स है ये 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स है बेटे। ये 7 क्या है? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर का मतलब होता है वो इसेंशियल, वो मैंडेटरी कैरेक्टर जो हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर इनके बिना हम किसी भी न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज का उसको पर्टिकुलर ग्रुप में डाल ही नहीं सकते। डालने के लिए हमें ये 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स चाहिए। इनके अलावा और भी कैरेक्टर्स होते हैं जैसे सब फाइलम, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब जीनस, सब स्पीसीज, लेकिन उसको लिखना क्लासिफिकेशन के टाइम में मैंडेटरी नहीं है। बट ये 7 लिखना तो मैंडेटरी होता है बेटे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से वहां पे मैंगो और वीट का दिया हुआ है तो हम मैंगो की क्लासिफिकेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है बेटे। तो मैंगो की क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ पे। मैंगो की क्लासिफिकेशन जब करेंगे बेटे तो आपको पता है कि मैंगो का किंगडम क्या है? प्लांटी। तो हम यहाँ पे प्लांटी लिखते हैं, ठीक है। मैंगो का डिवीजन क्या है? तो मैंगो के डिवीजन अगर हम देखेंगे तो स्पर्मेटोफाइटा होती है। क्या होती है? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है, स्पर्म का मतलब होता है बेटे सीड। स्पर्म का क्या मतलब? सीड। ओटो वर्ड का मतलब होता है बियरिंग और फाइटा वर्ड का मतलब होता है प्लांट। ऐसे प्लांट जिनमें सीड हो, सीड बेयरिंग प्लांट किस में आएंगे? स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। और स्पर्मेटोफाइटा में दो चीजें आती है, एंजियो और जिम्नोस्पर्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूं
जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स यहाँ पे क्या आएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लास की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका क्लास जो है, क्योंकि मैंगो है तो डाइकोटिलिडन हो जाएगा। डाइकोटिलिडन, ठीक है। अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में हम सेपेंडिलिस, ठीक है। फैमिली की बात अगर मैं करूं तो एनाकार्डिएसी, क्या होता है बेटा फैमिली, एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी फैमिली, ठीक है। जीनस मेंजीफेरा, और स्पीसीज मेंजीफेरा इंडिका, ठीक। ये जो मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा है, ये मैंगो का क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटे, ये मैंगो का क्लासिफिकेशन। अब अगर आप एक चीज देखोगे तो जैसे जैसे हम किंगडम से नीचे की तरफ आते हैं तो स्पीसीज के जो कैरेक्टर है वो और ज्यादा प्योर हो जाते हैं। जैसे किंगडम से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे स्पीसीज लेवल पे हमें मैंगो के ज्यादा अप्रोप्रिएट प्योर कैरेक्टर दिखेगा कंपेयर टू किंगडम। क्योंकि बेटे किंगडम तो प्लांट ही है और प्लांट में बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं यार, लेकिन अगर हमें मैंगो की प्योर कैरेक्टर से और प्लांट से अलग जो सिर्फ मैंगो का कैरेक्टर है, तो जब हम किंगडम से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कैरेक्टर जो है और ज्यादा डिफाइन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि किंगडम लेवल पे मोर कैरेक्टर होता है, क्या होता है, मोर कैरेक्टर, लेकिन लेस स्पेसिफिक या लेस कॉमन बोल सकते हैं। यही चीज जब मैं स्पीसीज लेवल पे आ जाऊंगा तो लेस कैरेक्टर हो जाएंगे, लेस कैरेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे मोर स्पेसिफिक या मोर कॉमन हो जाएगा। ये बेटे मोर कॉमन हो गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किंगडम से आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 7 पे लिखती है कि एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज लेवल, जब हम स्पीसीज लेवल से हायर की तरफ जाते, मतलब जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास, जब ऊपर की तरफ जाएंगे किंगडम की तरफ, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है तो मैंगो के लिए यहाँ पे जो कॉमन है, जो उसका मेन कैरेक्टर है वो लेस कॉमन होगा। लेकिन जब हम किंगडम से नीचे की तरफ स्पीसीज लेवल पे जाते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर तो लेस हो जाते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर ज्यादा कॉमन हो जाएगा। किसके लिए ज्यादा कॉमन हो जाएगा बेटे, मैंगो के लिए ज्यादा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो वीट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वीट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फिर से हम किंगडम लिख लेते हैं, फिर क्लास हमने इधर लिख लिया, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और लास्ट में हमने बेटे यहाँ पे स्पीसीज लिखी, ठीक। और हम क्लासिफिकेशन किसका करने जा रहे बच्चे, वीट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वीट का क्लासिफिकेशन।
किंगडम क्या है? तो प्लांटी है। ठीक। वीट, इसमें डिवीजन क्या आएगा? स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट आए। क्लास में क्या आएगा बेटे इधर? क्लास में क्योंकि वीट है तो मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन। ठीक है बेटे। ऑर्डर की बात करो तो यहाँ पे पोएल्स। अगर मैं फैमिली की बात यहाँ पे करूं तो ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी जीनस ट्राइटिकम और स्पीसीज ट्राइटिकम एस्टिवम। ये हमने वीट की क्लासिफिकेशन लिख ली बेटे। ये वीट की क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे हमने किसकी क्लासिफिकेशन करी? मैंगो की क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये जो हम यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज जो लिखते हैं, ये जो होती है बच्चे इसको कैटेगरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको कैटेगरी बोलते हैं। इसको कैटेगरीज बोलते हैं। और जो भी चीज हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए लिखते हैं उसको हम यहाँ पे टेक्सा बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो भी लिखते हैं टेक्सा। टेक्सा। ठीक। कैटेगरीज हमेशा इमेजिनरी होती है। कैटेगरीज क्या होती है? इमेजिनरी होती है। कैटेगरी बेटा हमेशा इमेजिनरी होती है, जबकि टेक्सा जो होता है वो रियल होता है। टेक्सा क्या होता है? रियल होता है। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि बच्चे मुझे बताओ आप कि किंगडम प्लांटी है, क्या आप किंगडम देखने जा रहे हो? आप किंगडम देखने जाते हो क्या? आपको पता है कि किंगडम कहाँ पे कितने सारे? लेकिन जैसे ही मैंने किंगडम बोला तो किंगडम जो है ये इमेजिनरी है और कैटेगरी होता है और ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? फिक्स होता है। आप ये किंगडम यहाँ फिक्स है, यहाँ पे मैंने प्लांट की बात करी तो किंगडम प्लांटी, लेकिन यहीं पे अगर मैं एनिमल का क्लासिफिकेशन करूंगा तो वहां पे भी किंगडम ही रहेगा। तो ये इमेजिनरी है कैटेगरी, और ये क्या होता है? ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन टेक्सा रियल है। टेक्सा क्या है? रियल। और ये रियल जो होता है ये वेरिएबल होता है। क्या होता है बेटे? वेरिएबल है ये क्या है? वेरिएबल है। बात आ रही समझ में? क्यों वेरिएबल है? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये किंगडम क्या है? ये किंगडम क्या है बेटे? यहाँ पे किंगडम मैंने प्लांटी लिखा, लेकिन अगर मुझे एनिमल का क्लासिफिकेशन करना होगा तो एनिमल के क्लासिफिकेशन में यहाँ पे प्लांटी की जगह क्या आ जाएगा? एनिमल ही आ जाएगा। आ गया। लेकिन ये तो हमारा एज इट इज रह गया। ये तो ऐसे ही रहता है, 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर, चाहे हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करें या एनिमल का क्लासिफिकेशन करें। तो कैटेगरी आप याद रखना, ये इमेजिनरी होती है और फिक्स होता है, जबकि जो टेक्सा होता है ये रियल होती है और ये वेरिएबल होती है। ठीक है बेटे, इतनी बात समझ में आ रही? अब आपकी एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम किसी दो स्पीसीज का कंपेयर करें, जैसे मैं यहाँ पे वीट का कंपेयर किसके साथ कर रहा हूँ? मैंगो के साथ कर रहा हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंगो के पास यहाँ पे 500 डिफरेंट कैरेक्टर किंगडम लेवल पे है, क्योंकि दोनों प्लांटी से बिलोंग कर रहा है। दोनों बेटे प्लांटी से बिलोंग कर रहा है। तो मान लिया मैंने मैंगो के पास यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं? यहाँ पे 500 है और वीट के 20 कैरेक्टर्स है। ठीक है। अब ये जो 520 कैरेक्टर्स है तो ये किंगडम लेवल पे है। लेकिन जब जब मैं यहां से नीचे की तरफ जाऊंगा, एनसीईआरटी कहती है एज वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, जब हम स्पीसीज से हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पे जाते हैं, मोर कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। कैरेक्टर कितने हो जाएंगे बेटे? मोर हो जाएंगे।
लेकिन ये लेस कॉमन, लेस स्पेसिफिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किंगडम लेवल पे आपको दो चीज की जो स्टडी है वो ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। बुक लिखती है कि किंगडम लेवल के ऊपर क्लासिफिकेशन इट गेट्स मोर डिफिकल्टी, बट एज वी गो डाउन, जैसे जैसे हम किंगडम से नीचे की तरफ जाएंगे, स्पीसीज लेवल पे जाएंगे, तो यहाँ पे कैरेक्टर के नंबर तो कम हो जाएगा, लेकिन उस कैरेक्टर का जो कॉमन स्पेसिफिक है वो उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन की जो स्पीसीज है वो मोर कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो कैरेक्टर होते हैं ये लेस सिमिलर होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, मोर सिमिलर। तो किंगडम लेवल पे जो कैरेक्टर होते हैं वो लेस सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? लेस सिमिलर होते हैं। लेकिन यहीं पे जब मैं स्पीसीज लेवल की बात करूं तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे बेटे, मोर सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कैरेक्टर मोर सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो एक नेक्स्ट चीज समझते, वो ध्यान से आप समझना। कैटेगरी का फर्स्ट क्या? किंगडम। टेक्सा का फर्स्ट क्या? प्लांटी। जब किसी भी एक लेवल पे हम कैटेगरी और टेक्सा के किसी एक लेवल को कंपेयर करते हैं उसको हम रैंक बोलते हैं। तो ये इस सिमिलर लेवल पे जब हमने अगर कंपेयर किया, किसको कंपेयर कर रहे हैं? किंगडम को। और यहाँ पे क्या है? प्लांटी है। प्लांटी किसका है? टेक्सा का। टेक्सा का हाईएस्ट क्या है? प्लांटी। और कैटेगरी का हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? किंगडम। तो अगर सेम लेवल पे हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको हम रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? रैंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। तो ऐसे ही यार इसका ये मतलब हो गया कि किंगडम भी रैंक है और प्लांटी भी रैंक है। मतलब कैटेगरीज में बिलोंग करने वाले 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर स्पेसिफिक जो है वो सबके सब रैंक है, और टेक्सा में बिलोंग करने वाले सब के सब, वो सबके सब स्पेसिफिक लेवल पे क्या है? रैंक है। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि क्लासिफिकेशन में हर एक टेक्सॉन जो होता है, हर एक टेक्सॉन और कैटेगरी जो होती है वो एक रैंक कहलाती है। क्या कहलाती है? रैंक कहलाती है। तो अगर मैं यहाँ पे किंगडम को देखूं तो किंगडम भी एक रैंक है, और मैं यहाँ प्लांटी देखूं, प्लांटी भी रैंक है। लेकिन अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि बेटे ये बताओ कैटेगरी का हाईएस्ट रैंक क्या है, कैटेगरी का हाईएस्ट रैंक क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर किंगडम है। अगर मैंने आपसे बोला कि टेक्सा का हाईएस्ट रैंक क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्लांट है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कैटेगरी का थर्ड रैंक क्या है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? क्लास है। मैं अगर आपसे पूछूं कि टेक्सा का लास्ट रैंक क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ट्राइटिकम एस्टिवम है। यही चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि ये फोर्थ नंबर पे क्या है, तो आप किंगडम का, तो आप फैमिली बोलोगे। मतलब जो नंबर मैं आपको कैटेगरी के रेफरेंस में बोलूंगा तो आप इधर नाम लोगे, और जो मैं आपको टेक्सा के रेफरेंस में वीक के क्लासिफिकेशन में बोलूं तो आप ये बोलोगे। मतलब कैटेगरी और टेक्सा के मेंबर्स जब एक लेवल पे कंपेयर होंगे उनको क्या कह देंगे? हम रैंक कह देंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि बताओ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के अंदर थर्ड लेवल पे वीट क्लासिफिकेशन में रैंक कौन है, तो जैसे ही मैंने थर्ड नंबर और मैंने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर भी और पोएल्स भी। ये बात जा रही है? अगर मैं टेक्सा वर्ड यूज बोलूं तो टेक्सा का थर्ड रैंक पोएल्स है, लेकिन मैंने अगर कैटेगरी बोला तो इसका थर्ड रैंक ऑर्डर है। और अगर मैंने बोला टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में थर्ड रैंक बताओ तो दोनों के दोनों रैंक है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही है? अच्छा, ये बात जब आपको क्लियर हुई बेटे, तो जब हम रैंकिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो सिमिलर लेवल पे कंपेयर करते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बच्चे, तो आप बोलोगे कि सर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्या है? स्पीसीज है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ना पूछ के मैं सिर्फ बोलूं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन,
तो यार कोई भी है, ऑर्डर लेवल पे भी क्लासिफिकेशन होता है, फैमिली लेवल पे भी, जीनस लेवल पे, स्पीसीज, क्लास, फाइलम, किंगडम, हर लेवल पे क्लासिफिकेशन है। लेकिन जब तक मैं वर्ड बेसिक ना यूज करूं तब तक आप स्पीसीज नहीं बोलोगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो स्पीसीज, अगर सिर्फ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी कहती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इनमें कुछ भी हो सकता है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा इसका, स्पीसीज होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले, फिर इसके बाद अभी हम और एक एक करके जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर के बारे में बेटे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ओके बेटे। अब इसके बाद हम एक एक करके क्या करते हैं कि स्पीसीज क्या होती है उसके बारे में, जीनस क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या आप बच्चों ने फादर सुरेश का नाम सुना है? फादर सुरेश, सुरेश नहीं बेटे, सुरेश, एस ए यू आर ई जेड, फादर सुरेश। आप एवोल्यूशन में इनके बारे में जानोगे। ठीक है, नेचुरल क्रिएशन थ्योरी, क्रिएशन ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, इनके बारे में आपको एवोल्यूशन में बताया जाएगा। फादर सुरेश कहते थे कि जो भी स्पीसीज जैसी है, मैं स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं, फादर सुरेश ने बोला था कि जो भी स्पीसीज गॉड ने जैसी बनाई है वो आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही रहेगी, और जब से स्पीसीज फॉर्म हुई है वो सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। अरे यार उस जमाने के लोग साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद बहुत क्रिटिसिज्म किया। किसका? सुरेश का। उन्होंने क्या किया? क्रिटिसिज्म किया। लेकिन इस स्टेटमेंट को सही मानते थे लीनियस। कौन मानते थे बेटे? लीनियस ने इस स्टेटमेंट को सही माना। ठीक है, और उन्होंने इस स्टेटमेंट को प्रूव किया कि नहीं, ये जो स्टेटमेंट फादर सुरेश ने बोला है ये स्टेटमेंट सही है। तो लीनियस के बारे में भी उस जमाने में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई कि ऐसा थोड़ी होता है कि जो स्पीसीज जैसी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी। तो फिर इसके बेसिस पे ये जो कॉन्सेप्ट था कि जो स्पीसीज जैसी है वैसी थी और वैसी ही रहेगी, इसको लीनियस ने प्रूफ करने के लिए एक थ्योरी दी, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट। अब स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो स्पीसीज जैसे फॉर्म होती है वैसे ही रहती है और फ्यूचर में भी वैसे रहेगी, क्योंकि लीनियस और फादर सुरेश फंडामेंटल कैरेक्टर के बारे में बोल रहे थे। अरे बेटे, फंडामेंटल कैरेक्टर कभी भी किसी भी स्पीसीज का नहीं बदलता है। जिस दिन कैरेक्टर बदल जाएगा वो स्पीसीज नहीं रहेगी, वो स्पीसीज एक नई स्पीसीज बन जाएगी। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ह्यूमन बीइंग में, जब से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस हमेशा से होती रही है, आज भी, पहले भी और फ्यूचर में भी होती रहेगी। जिस दिन मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस ना हो और उसकी जगह कोई और पिगमेंट सिंथेसाइज होने लगे हमारी बॉडी में, तो ह्यूमंस ह्यूमंस नहीं रहेगी, कोई और स्पीसीज बन जाएगा। फिर कई बच्चे मुझसे कहेंगे कि सर अल्बिनो, अल्बिनिज्म में तो हमारी बॉडी के अंदर फिर इसका सिंथेसिस बंद हो जाता है, तो फिर तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नहीं बेटे, जो अल्बिनिज्म होता है, जो अल्ब्यूनो है, ये जो है ये डिजीज है। डिजीज की वजह से किसी चीज का बनना, बंद हो जाना, म्यूटेशन की वजह से, किसी और रीजन की वजह से वो डिजीज है। लेकिन क्या मिलेनियन की जगह कोई और
पिगमेंट सिंथेसाइज हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो वो डिजीज की वजह से उसका सिंथेसिस बंद हो गया है, लेकिन कोई और नई पिगमेंट फॉर्म होना स्टार्ट नहीं हुई। जिस दिन नेचुरल कैरेक्टर बदल जाएगा, जिस दिन उसके बेसिक कैरेक्टर बदल जाएंगे, वो स्पीसीज कोई दूसरी स्पीसीज इवॉल्व हो गई। बेसिक कैरेक्टर कभी भी नहीं बदलते, प्राइमरी नेचुरल कैरेक्टर कभी भी किसी स्पीसीज के नहीं बदलते। ठीक है बेटे, अब स्पीसीज लेवल पे जो एनसीईआरटी कहती है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे स्पीसीज लेवल को देखूं, तो स्पीसीज लेवल पे एनसीईआरटी क्या बता रही है बेटे? एनसीईआरटी ने स्पीसीज लेवल पे 3 एग्जांपल्स प्लांट के दे रखे हैं। ठीक है, जैसे सोलेनम की 3 अलग अलग स्पीसीज का एनसीईआरटी नाम लिखती है। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजेना, सोलेनम नाइजेरम। ठीक है, अब यार ये तीनों स्पीसीज सोलेनम की है, तो इसका जीनस क्या है? सोलेनम। मुझे आप एक बात बताओ, ये जो सोलेनम है, इसमें ट्यूबरोसम, मेलेंजेना और नाइजेरम आते हैं। ठीक है, तीनों आ गए बेटे। अब यार ये तीनों इसमें है, तो बताओ इन तीनों में कुछ तो कॉमन कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से ये सोलेनम में है। बातें समझ में आ रही है? इन तीनों में कुछ तो कॉमन कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से ये सोलेनम में है। और सोलेनम क्या? जीनस है। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज क्या बेटे? ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच शेयर अ कॉमन कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच शेयर अ कॉमन कैरेक्टर, उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है? स्पीसीज के कॉमन कैरेक्टर आते हैं, सोलेनम। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, फैमिली की बात करूं, तो यहाँ पे फैमिली, ये किस सोलेनम किस फैमिली से बिलोंग करता है बेटे? सोलेनेसी। कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा? सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली से। सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम आता है। ठीक है, धतूरा आएगा, समझ में आ रहा बेटे? मैं क्या बता रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। स्पीसीज में सोलेनम की 3 अलग अलग स्पीसीज है, सोलेनम नाइजेरम, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलेंजोना। ठीक है, अब ये किस में बिलोंग करते हैं? इसका जीनस क्या है? सोलेनम है। सोलेनम किस फैमिली में बिलोंग करती है? सोलेनेसिया। और सोलेनेसी फैमिली में 3 चीजें आती है यहाँ पे, एनसीईआरटी कहती है धतूरा है, सोलेनम है, और तीसरा क्या है? पिट्यूनिया है। पिट्यूनिया। बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये तीनों, अब मुझे आप एक बात बताओ, ये तीनों जीनस आपस में कुछ कैरेक्टर तो ऐसे हैं जिनके इसके सिमिलर होंगे। सारे के सारे कैरेक्टर सिमिलर नहीं होते, लेकिन कुछ तो ऐसा कैरेक्टर होगा जो इनमें सिमिलर होगा, तभी तो ये सोलेनेसी फैमिली में है बेटे, तभी तो ये क्या है? सोलेनेसी फैमिली में है। और अगर ये सोलेनेसी फैमिली में है, तो जो कॉमन कैरेक्टर होगा वो इनका सिमिलर होगा तीनों में। अब आप बोलेंगे कि सर इसका कॉमन कैरेक्टर क्या है, ये बताओ। तो बेटे फ्लोरल फॉर्मूला K5C5A5G ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है, ये सोलेनेसी फैमिली के हर एक मेंबर के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, इपीपिटेलस सुपीरियर ओवरी। ठीक है बेटे, यहाँ पे कैलिक्स के नंबर क्या? 5 है। कोरोला कितने? 5। एंड्रोसियम 5। फ्यूज फ्यूज फ्री, और यहाँ पे क्या है? सुपीरियर ओवरी। ठीक है बेटे, अब ये जो सोलेनेसी है, ये किस ऑर्डर में आता है? ठीक है, तो ये जो है इनका ऑर्डर जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये किस ऑर्डर की बात है? तो पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स बेटे, पॉलीमोनियल्स वर्ड का मतलब होता है मल्टी सीडेड। क्या होता है इसका मतलब? मल्टी सीडेड। ठीक है,
तो अब इस मल्टीसीडेड पॉलीमोनियल्स के अंदर क्या क्या आएंगे? तो पॉलीमोनियल्स के अंदर दो चीजें आती है, एक तो आपका सोलेनेसी हो गया जो कि यहाँ पे है, ये सोलेनेसी है एक, और दूसरा स्वीट पोटैटो की फैमिली आती है। ये तो पोटैटो की फैमिली है बेटे, दूसरी फैमिली क्या आती है? स्वीट पोटैटो की फैमिली आती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? कॉर्न वॉल व्यू लेसी। कॉर्न वॉल व्यू लेसी ये किसकी फैमिली बेटे? स्वीट पोटैटो की फैमिली होती है। कॉर्न वॉल व्यू लेसी किसकी फैमिली है? ये स्वीट पोटैटो की फैमिली है। स्वीट पोटैटो की क्या बेटे? ये फैमिली है। अब मेरी बात ध्यान से आप सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। सोलेनेसी किस ऑर्डर में आता है? पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स का क्या मतलब है बेटे? मल्टीसीडेड। पॉलीमोनियल्स में मल्टीसीडेड आते हैं और इसमें कॉन्वॉल्व्युलेसी और क्या आ रहा है यहाँ पे? सोलेनेसी। अब आप कई बच्चे कह देंगे कि सर यहाँ पे आपने पॉलीमोनियल्स का मतलब मल्टीसीडेड लिखा है, पोटैटो के प्लांट में सीड किधर? बेटे पोटैटो जब मैं कह रहा हूँ सोलेनेसी तो आप आलू को क्यों समझ रहे हो यार? उसकी पेड़ को देखो। आलू, वो तो पोटैटो तो ट्यूबर का मॉडिफिकेशन है बच्चा, स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो सोलेनेसी आप पोटैटो की प्लांट को देखो, प्लांट में तो यार मल्टीपल सीड्स होंगे। कॉन्वॉल्वुलेसी स्वीट पोटैटो की फैमिली है, स्वीट पोटैटो की फैमिली है, वही किया। आप उसकी प्लांट को देखो, आप स्वीट पोटैटो को क्यों देख रहे हो? रेडिस, गाजर, मूली, ये आप उसको रेडिस को क्यों देख रहे हो? आप उसके प्लांट को देखो। तो प्लांट में मल्टी सीडेड होता है इसीलिए पॉलीमोनियल्स में आते हैं, ठीक है। और पॉलीमोनियल्स में आपकी एनसीईआरटी क्या है? यहाँ पे दो चीजें बता रही है, सोलेनेसी और कॉन्वॉल्वुलेसी, ठीक। अब सोलेनेसी और कॉन्वॉल्वुलेसी के अंदर सिमिलरिटी क्या की? ये पॉलीमोनियल्स होते हैं और ये मल्टीसीडेड है। अब सोलेनेसी के अंदर तीन चीजें, पिट्यूना, सोलेनम और धतूरा, इन तीनों में कॉमन क्या होता है? तो इनका फ्लोरल फॉर्मूला जो है ये इनमें कॉमन होता है बेटे, ठीक है। अब सोलेनम के अंदर क्या है? ये जीनस लेवल की बात हो रही है तो सोलेनम नाइजरम है, ट्यूबरोसम है और मेलेंजिना है। तो ये क्या है? ये कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं। और स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ फंडामेंटल सिमिलर कैरेक्टर वाले जो स्पीसीज की जो ग्रुपिंग है वो क्या है? स्पीसीज कहलाती है। अगर इन्हीं स्पीसीज की सिमिलर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को जब हम ग्रुप बना देंगे तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगा? जीनस कहलाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है और हमने क्या पढ़ा। आप एनसीईआरटी रीड करना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया बेटे कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होती है, 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसको हमने देखा। इन 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टर्स के अंदर जब हम किसी भी स्पीसीज का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स जो होता है वो यहाँ पे क्या होगा? किंगडम के से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो कैरेक्टर जो है ज्यादा हो जाएगा, नहीं यहाँ पे इस लेवल पे बहुत ज्यादा कैरेक्टर है, लेकिन जैसे जैसे हम स्पीसीज लेवल पे आएंगे तो कैरेक्टर के नंबर कम हो जाएंगे लेकिन उसकी स्पेसिफिसिटी क्या हो जाएगी? वो ज्यादा हो जाएगी। किसके रेफरेंस में ज्यादा होगी? जिस हम पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब भी हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी से क्लासिफिकेशन करते हैं तो असेंडिंग में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन असेंडिंग से भी और डिसेंडिंग से दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन में असेंडिंग या डिसेंडिंग में किसको वेटेज ज्यादा देते हैं, तो बेटे याद रखना कि एनसीईआरटी में जो आपके टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का क्लासिफिकेशन दे रखा है उसमें असेंडिंग लाइन डिनोट किया हुआ है। लेकिन अगर आपसे वेटेज पूछे कि क्लासिफिकेशन में असेंडिंग को ज्यादा वेटेज देंगे या डिसेंडिंग को, तो बेटे डिसेंडिंग को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर तो इसका मतलब एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी है वो गलत है क्या? बेटे एनसीईआरटी में चीजें गलत नहीं लिखी है, उन्होंने असेंडिंग लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज लेवल टू द हायर लेवल, मतलब स्पीसीज से जब आप किंगडम की तरफ जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ते हैं, लेकिन उसकी स्पेसिफिसिटी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है।
लेकिन आपको जब किसी की क्लासिफिकेशन करते, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि बेटे मैंगो का क्लासिफिकेशन करो, तो आप क्लासिफिकेशन किंगडम से स्टार्ट करोगे कि स्पीसीज से स्टार्ट करोगे? किंगडम से स्टार्ट करोगे। तो बेटे किंगडम से स्पीसीज की तरफ आना असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? डिसेंडिंग है। इसीलिए वेटेज जब भी आपसे पूछे तो डिसेंडिंग का दिया जाता है। और वैसे क्लासिफिकेशन असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हो सकता है। ठीक है बेटे, अब ये चैप्टर हमारा आज फिनिश होता है। आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को रीड करो, नोट्स बनाओ, लेक्चर्स को आज देखो, फिर कोई भी डाउट होता है बेटे तो आप